यह खबर न सिर्फ आज की बल्कि पिछले एक महीने की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुलकर दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के खिलाफ बगावत कर दी है। अरविंद केजरीवाल के शब्दों में, आपकी अदालत में अब मेरे खिलाफ जो केस चलेगा, ना मेरा वकील हाजिर होगा और ना मैं खुद हाजिर होऊंगा। याद कीजिएगा, अरविंद केजरीवाल पहले उनसे अपील कर चुके थे कि आप इस केस से खुद को रिक्यूज कर लीजिए, यानी कि इस केस से खुद को हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने दो कारण दिए थे। पहला कारण, आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार बार आरएसएस के कार्यक्रम में गई थी। दूसरी बात, आपके दोनों बच्चे केंद्र सरकार से जुड़ी संस्थाओं में वकील हैं और तुषार मेहता, जो कि केंद्र सरकार के वकील हैं, उनसे जुड़ी संस्थाओं में काम कर रहे हैं। मगर जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने मना कर दिया था। और एक दूसरी खबर आ रही है दोस्तों, और यह भी अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। क्या आप जानते हैं, राज्यसभा के सभापति ने आम आदमी पार्टी के 7 बगावती सांसदों, राज्यसभा के जो सांसद हैं जिनमें राघव चड्ढा भी शामिल हैं, उनके भाजपा में विलय को स्वीकार कर लिया है। जबकि इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि कानूनन यह थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र को लेकर आदेश था, जिसमें कहा गया था कि जब तक राजनीतिक पार्टी का विलय ना हो तब तक इस विलय को स्वीकार नहीं किया जाएगा। मगर राज्यसभा के सभापति ने उसे स्वीकार कर लिया है। मगर खबर सिर्फ वो नहीं है। राघव चड्ढा का एक वीडियो आया है। यह आदमी अपराध बोध से, गिल्टी कॉन्शियसनेस से इस कदर दबा हुआ है कि आज इसने बताया कि मैंने क्यों आम आदमी पार्टी को छोड़ी। क्या आप जानते हैं, अपने पूरे भाषण में शायद अपराध बोध के चलते इस शख्स ने भाजपा का नाम तक नहीं लिया। सही सुना आपने। आप जिस पॉलिटिकल पार्टी में जा रहे हैं, कम से कम उसका नाम तो लीजिए। राघव चड्ढा यह भी कह रहे हैं इस भाषण में कि हम रचनात्मक राजनीति करना चाहते हैं, मॉडर्न राजनीति करना चाहते हैं। मुझे आम आदमी पार्टी में घुटन हो रही थी। तो मैं इस आदमी से, जिससे मैं अव्वल दर्जे का कायर बताता हूं, एक सवाल पूछना चाहता हूं। राघव भैया, तुम एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी में जा रहे हो जहां के प्रधानमंत्री ने प्रज्वल रेवन्ना जैसे बलात्कारी के लिए वोट मांगा था। तुम एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी में जा रहे हो जहां बाबा राम रहीम, इस बलात्कारी को बार बार पैरोल पर रिहा किया जाता है, जहां पर कुलदीप सिंह सेंगर है, जहां बृजभूषण शरण सिंह हैं, और इस पॉलिटिकल पार्टी में पूर्व गृह राज्य मंत्री अजय टेनी मिश्र, इसके बेटे ने अपनी गाड़ी में 4 किसानों को कुचल दिया था। राघव चड्ढा जो सांसद हैं वो पंजाब से बने हुए हैं। और यह मत भूलिए, जब किसानों ने आंदोलन किया था 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, जिसे इस सरकार को वापस लेना पड़ा था, तब इस सरकार ने किसानों के बारे में न जाने क्या क्या कहा था। मगर यह कायर उसी पॉलिटिकल पार्टी की गोद में जाकर बैठ गया। और आज जो इनका संदेश आया है, इसमें इन्होंने भाजपा का नाम तक नहीं लिया। उसकी भी हम चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले अरविंद केजरीवाल, मैं आपको बताना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा से न्याय मिलने की मेरी उम्मीद टूट चुकी है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए, गांधी जी के सिद्धांतों को मानते हुए और सत्याग्रह की भावनाओं के साथ मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में उनके सामने पेश नहीं होऊंगा और कोई दलील भी नहीं रखूंगा। यह अपने आप में बहुत अहम है दोस्तों। और आप अरविंद केजरीवाल के इस फैसले को आइसोलेशन में, अलहदगी में मत देखिए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि जब से सरकार आई है, जजों के आचरण पर सवाल उठ रहे हैं, खासतौर से हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस में, और वो मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगा। मगर सबसे पहले सुनिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। तो अंतरात्मा की आवाज सुनो। यदि अंतरात्मा की आवाज कहती है कि न्याय नहीं हुआ, तो शांति और विनम्रता के साथ सत्याग्रह करना चाहिए। फिर उसके जो भी परिणाम हो वो सहर्ष स्वीकार करने चाहिए। पर इस पूरे प्रकरण में अन्याय करने वाले व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार की नफरत या गुस्सा नहीं होना चाहिए। मैंने भी बातचीत से शुरुआत की, पूरी निष्ठा और विनम्रता के साथ जस्टिस स्वर्णकांता जी के सामने अपनी बात रखी, उन्हें इस केस से अलग होने के लिए याचना की। मैंने आग्रह किया कि मेरा केस हाईकोर्ट के किसी भी अन्य जज द्वारा सुन लिया जाए, लेकिन उन्होंने मेरी प्रार्थना अस्वीकार कर दी। उन्होंने फैसला दिया कि वे अपने आप को इस मामले से अलग नहीं करेंगी और यह केस वो स्वयं ही सुनेंगी। उनके दिए गए इस फैसले से मैं पूरी विनम्रता पूर्वक असहमत हूं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मेरी आशंका और गहरी हो गई है कि क्या उनके सामने मुझे न्याय मिलेगा। बापू के दिखाए रास्ते पर चलते हुए, सत्याग्रह की भावना से, अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। जस्टिस स्वर्णकांता जी जो भी फैसला सुनाएंगे, उस पर समय आने पर मेरे जो भी कानूनी अधिकार हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना आदि, वो सभी कदम लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूं।
और जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने इसे घोर अराजकता बताया है। पार्टी के नेता वीरेंद्र सचदेवा ने करारा प्रहार किया अरविंद केजरीवाल को और कहा है कि उनकी बौखलाहट बताता है। मगर कुछ देर बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि कहीं ना कहीं जजों के आचरण पर सवाल तो उठ रहे हैं और हम इन्हें खारिज नहीं कर सकते। पहले सुनिए वीरेंद्र सचदेवा क्या कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो पत्र आज माननीय न्यायाधीश के सम्मुख लिखने का एक घृणित प्रयास किया है, उसकी हम निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले में हमने देखा कि शराब घोटाले मामले में उन्होंने जिस तरह की टिप्पणियां माननीय न्यायालय पे, माननीय न्यायाधीश पे की हैं, ये इस लोकतंत्र के खिलाफ है। आपने उच्च न्यायालय में अपील की थी, अपील अस्वीकार कर दी गई, तो आपको अदालत के सामने पेश होना चाहिए, लेकिन अब आप राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं। दोस्तों इंतजार कीजिएगा कि क्यों जजेस के आचरण पर सवाल उठ रहे हैं। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने जो बगावत की है, उसे अलहदगी में, आइसोलेशन में मत देखिए, मुद्दा कहीं ज्यादा बड़ा है, उसकी हम चर्चा करेंगे। मगर उससे पहले राघव चड्ढा का बयान आता है, करीब 3 मिनट का यह बयान है दोस्तों, और कहीं पर भाजपा का नाम नहीं लिया गया है। मैं आपको बताता हूं क्यों, क्योंकि शख्स की लगातार आलोचना हो रही है। वही राघव चड्ढा है जिसने कहा था कि सवाल ही नहीं है कि मैं भाजपा में शामिल होऊंगा। यह वही राघव चड्ढा है जिसने भारतीय जनता पार्टी को गुंडों की पार्टी बताई थी, और आज बेशर्मी से, कायरता से यह व्यक्ति भाजपा की गोद में जाकर बैठ गया है। स्वाति मालीवाल यह अपने आप को वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट कहती हैं, और अब ये उसी पॉलिटिकल पार्टी में जा रही हैं जहां कुलदीप सिंह सेंगर थे, जहां बृजभूषण शरण सिंह अब भी मौजूद हैं। शर्म इनको मगर आती नहीं। सुनिए राघव चड्ढा क्या कह रहे हैं। कुछ सालों से मैं ये फील कर रहा था दैट परहैप्स आई एम द राइट मैन बट इन द रॉन्ग पार्टी, और इसी के चलते मेरे सामने सिर्फ 3 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन कि मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ दूं, दूसरा ऑप्शन कि मैं इसी पार्टी में रहूं और चीजें ठीक करने की कोशिश करूं, जो कि हुआ नहीं, और तीसरा ऑप्शन कि मैं अपनी एनर्जी और एक्सपीरियंस लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करूं, एक और प्लेटफॉर्म के साथ, एक और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़कर सकारात्मक राजनीति करूं। इसीलिए मैंने अकेले ने नहीं, मेरे साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 और सांसदों ने, यानी कि कुल 7 MPs ने यह फैसला लिया कि हम अपनी इस पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता तोड़ते हैं। तो मैं कहीं और आपको लेकर नहीं चलना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी के एक और सांसद हैं राज्यसभा के अंदर, संजय सिंह। संजय सिंह वो शख्स हैं दोस्तों जिन्हें जेल भेजा गया था और बाद में रिहा कर दिया गया था। ईडी ने उनसे पूछताछ की थी, और जब पूछताछ चल रही थी संजय सिंह से या पार्टी के किसी भी नेता से, तब यह राघव चड्ढा जो है वो लंदन भाग गया था अपनी पत्नी के साथ, वो विंबलडन देख रहा था। यह वही राघव चड्ढा है जो दिल्ली जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन था मार्च 2020 से 2022 में, और ईडी ने यह दावा किया था, जी हां, ईडी ने यह दावा किया था कि हमारे पास एक डायरी है जिसमें राघव चड्ढा फंस सकता है, और यह राघव चड्ढा लंदन भाग जाया करता था। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं संजय सिंह का, इन्हीं की पार्टी का है। इसमें आप देखिएगा, ईडी की पूछताछ के बाद संजय सिंह बाहर आते हैं। कायदे से संजय सिंह को डरा होना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आप संजय सिंह के तेवर देखिए, और कहीं ना कहीं राघव चड्ढा सीख सकते हैं अपने ही पार्टी के सांसद संजय सिंह से। देखा जाए। संजय जी, क्या पूछा ईडी ने, क्या मिला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे साथ बच्चों का खेल खेल रहे हैं। मैं उनकी यातना का पैमाना चेक करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अपनी यातना दें जितना दे सकते हैं। क्या जितने बेईमान हैं, देश के लाखों करोड़ लूटने वाले, सब मोदी के साथ हैं। जो ईमानदार हैं, जो उनके खिलाफ हैं, उनके खिलाफ। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, ये वो राघव चड्ढा है जिसे इंस्टाग्राम में कई युवा अपना आदर्श मानते हैं। ये व्यक्ति अपने आप को जोहरान ममदानी का सस्ता प्रारूप, सस्ता वर्जन है। ये जोहरान ममदानी का डाइट वर्जन है। यह व्यक्ति अपने आप को भविष्य में प्रधानमंत्री के तौर पर देखता है। तो मैं समझना चाहता हूं, तुम्हारी जो तमाम महत्वाकांक्षाएं हैं, इसमें कायरता और अवसरवादिता कहां आ जाती है? तुमने तो भाजपा को गुंडों की पार्टी कहा था। तुमने तो यह तक कहा था डंके की चोट पर कि मैं और अरविंद केजरीवाल किसी भी कीमत में भाजपा में शामिल नहीं होगा। शर्म आती है तुमको? बहरहाल दोस्तों, जिस बड़ी खबर को लेकर बवाल हो रहा है वो है अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के खिलाफ बगावत कर दी है। संजय सिंह ने क्या बयान दिया है, और सबसे बड़ी बात, प्रशांत भूषण जो एक जमाने में अरविंद केजरीवाल के साथ ही हुआ करते थे, उन्होंने केजरीवाल के पक्ष में बयान दिया है। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले संजय सिंह क्या कह रहे हैं। आरएसएस के कार्यक्रम में जाकर यह कहना कि जब जब आपके कार्यक्रम में आती हूं मेरा प्रमोशन हो जाता है, ऐसे जज से न्याय की क्या उम्मीद की जाए? इस परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल जी का गांधीवादी सत्याग्रह ही उचित रास्ता है। स्वर्णकांता जी से ना कोई बहस, ना कोई दलील, जो उनकी विचारधारा का मन करे वो करें। केजरीवाल का सत्याग्रह कह रहे हैं संजय सिंह। सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने कहा, प्रशांत भूषण ने भी समर्थन जाहिर किया है। क्या कह रहे हैं प्रशांत भूषण, गौर फरमाएं। अरविंद केजरीवाल का यह फैसला कि वो अपने डिस्चार्ज को चुनौती देने वाली सीबीआई अपील में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के सामने हिस्सा नहीं लेंगे, सही और जायज है। इस केस के हालात देखते हुए उन्हें पक्षपात यानी बायस का शक होना बिल्कुल वाजिब है। मैं कहूंगा
कि उनका यह अंदेशा सही है। और मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में क्या कहा था दोस्तों, आप इस पूरे घटनाक्रम को अलहदगी में, आइसोलेशन में मत देखिए। लगातार जजेस के आचरण पर सवाल उठ रहे हैं। आम इंसान की क्या उम्मीद है, न्यायालय है ना, मगर अगर वहां पर भी पक्षपात का आरोप लगेगा तो स्वाभाविक सी बात है इंसान जाएगा कहां। और याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि जस्टिस स्वर्णकांता केस में अरविंद केजरीवाल की बगावत की वजह से जजेस के आचरण पर सवाल उठ रहा है। याद है आपको? आइए देखते हैं उसका यह अंश। अगर आप दक्षिण की तरफ जाएं तो जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन, वो भी विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के कार्यक्रम में जाते हैं। और आप जानते हैं वहां क्या कहते हैं, गौर कीजिएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा आपसे, मुद्दा यह नहीं है कि आप आरएसएस के समारोह में जा रहे हैं, मुद्दा यह है कि आप जज होते हुए क्या कह रहे हैं। और इंतजार कीजिएगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव ने क्या कहा वो भी मैं आपको बताऊंगा, मगर सबसे पहले गौर फरमाएं जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन। मद्रास हाईकोर्ट के जज जी.आर. स्वामीनाथन को लेकर जो विवाद हुआ वो उनकी कुछ टिप्पणियों और रुख की वजह से है, जिन पर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति बताई। नंबर 1, संविधान पर टिप्पणी। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान काफी हद तक 1935 के कानून से कॉपी किया गया है और इसमें मौलिकता की कमी है, ओरिजिनलिटी की कमी है। यह बात उन्होंने एक आरएसएस से जुड़े कार्यक्रम में कही थी। इस पर काफी आलोचना हुई, क्योंकि लोगों का कहना था कि एक बैठे हुए सिटिंग जज को इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए थी। नंबर 2, रैशनलिस्ट यानी तर्कवादियों और सेक्युलर लोगों पर बयान। एक धार्मिक कार्यक्रम में उन्होंने उन लोगों पर हमला किया जो गुरु की अवधारणा का विरोध करते हैं या मजाक उड़ाते हैं। उन्हें बेवकूफ, बदमाश, असभ्य जैसे शब्दों से संबोधित किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके पास अभी 4 से 5.5 साल की नौकरी बाकी है और वो आगे और हिम्मत से काम करेंगे। तमिलनाडु में इसे इस तरह देखा गया कि वो सांस्कृतिक मुद्दों पर और आक्रामक रुख अपनाएंगे। नंबर 3, विचारधारा और पक्षपात का आरोप। विपक्ष का आरोप है कि वो फैसले निष्पक्ष तरीके से नहीं बल्कि एक खास राजनीतिक विचारधारा के आधार पर लेते हैं। उन पर यह भी आरोप है कि वो एक खास वकील और एक खास समुदाय के लोगों के पक्ष में झुकाव दिखाते हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की जज जस्टिस शेखर यादव ने क्या किया था। वो आरएसएस के कार्यक्रम में जाते हैं या शायद विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जाते हैं और वहां कहते हैं कि इस देश में अदालतें फैसला जो हैं वो बहुमत के हिसाब से देंगी, यानी इस देश में जिनका बहुमत है उसके हिसाब से। एक जज को संविधान और कानून के दायरे में काम करना चाहिए, मगर जस्टिस शेखर यादव इस तरह का बयान दे रहे थे। और वहां नहीं रुके, उन्होंने मुसलमानों के बारे में भी आपत्तिजनक बयान दिए थे। और ये वो जस्टिस शेखर यादव हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत तारीफ की थी। मगर वो अकेले नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरुण मिश्रा आपको याद होंगे। याद कीजिएगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव साहब ने क्या कहा था, सुना जाए। हाईकोर्ट के जज होकर के आप ऐसा बोल रहे हैं। कानून तो भैया बहुत संक्षक से चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होंगे जो कहते हैं उसी को माना जाता है। लेकिन आप जबरदस्ती करेंगे आप कि नहीं साहब हम तो ये मान के चलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं सब बुरे नहीं है, वो सब बुरे भी नहीं है। ये जो कुरीतियां या बुराइयां जो हम आपको बता रहे हैं वो भी मानते हैं बुराइयां हैं। वो 4 पत्नियों के पक्ष में नहीं रहते हैं, पत्नी को तलाक, ट्रिपल तलाक के पक्ष में नहीं रहते हैं, बच्चियों को मार दिया जाए इससे पक्ष में नहीं रहते हैं। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। अब ये तो हाईकोर्ट के जजेस हैं, मगर कुछ और सवाल हैं। रंजन गोगोई, इन्हें राज्यसभा भाजपा ने भेजा, इन पर सवाल उठते रहे लगातार। तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, मुद्दा गर्म है, बवाल मच गया है। मैं नहीं जानता हूं कि अरविंद केजरीवाल को जीत मिलेगी या नहीं, या राहत मिलेगी या नहीं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने भी एक धर्म संकट होगा। क्या वो कोई ऐसा फैसला सुना सकते हैं जिससे हाईकोर्ट के जजेस पर सवाल पैदा हो? क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने भी दुविधा है। क्या वो ऐसा फैसला सुना सकते हैं जिसमें हाईकोर्ट के जजेस की विश्वसनीयता पर सवाल पैदा हो जाए? इसलिए मैं कह रहा हूं, केजरीवाल की चुनौती बहुत कठिन है, मगर यह ऐतिहासिक है। यह ऐतिहासिक है। इससे पहले शायद ही कभी पहले किसी राजनेता ने यह कदम उठाया होगा। हां, लोग उठाते रहे, लोग कहते रहे कि हमारा इस जज में विश्वास नहीं है, मगर अरविंद केजरीवाल का यह कहना और करना एक नजीर, एक मिसाल कायम कर रहा है। और देखना होगा कि भविष्य में यह राजनीति की दिशा को किस तरह से प्रभावित करता है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।